क्या डेंगू के वायरस की ताकत बढ़ गई है? क्या अब डेंगू सीधे इंसानों के दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड पर हमला करने लगा है? ये सवाल इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अब तक डेंगू में फ्लू जैसे लक्षण ही दिखते हैं, लेकिन डॉक्टर्स ने अब पाया है कि डेंगू के कुछ अलग मामलों में मरीजों में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। ब्रेन पर हमला करने वाले डेंगू के वायरस के खतरे को समझेंगे, जानेंगे कि क्या इससे वाकई में कोमा जाने या फिर चलने फिरने में दिक्कत आने जैसी समस्याएं भी आ सकती हैं। देश के चोटी के एक्सपर्ट आज मेरे साथ हैं। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बारिश के मौसम के साथ ही देश भर में डेंगू के मामले बढ़ने लगते हैं। अकेले दिल्ली की बात करें तो इस साल 30 जून तक यहाँ डेंगू के 246 मामले सामने आ चुके हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले 2 गुना है। यानी इस बार डेंगू का प्रकोप ज्यादा देखने को मिल सकता है। लेकिन हम डेंगू के इस खतरे से भी बड़े खतरे की बात कर रहे हैं, जो बेहद घातक है। जी हाँ, डेंगू के वायरस इतने खतरनाक हो चुके हैं कि अभी इंसानों के दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड पर भी हमला करने लगे हैं। चौंकिए नहीं, डॉक्टरों की माने तो डेंगू के ये न्यूरोलॉजिकल लक्षण बेहद घातक हैं। अब तक डेंगू में फ्लू जैसे लक्षण मिलते रहे हैं। इसमें बुखार, मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों में दर्द के साथ स्किन पर चकत्ते पड़ना आम बात है। साथ ही इसमें मतली आना, नाक से खून आना और पेट दर्द की शिकायत भी होती है। लेकिन डेंगू का एक ऐसा स्ट्रेन भी है जो सीधे दिमाग पर असर डालता है। इससे मरीजों के मानसिक स्थिति में बदलाव आने की आशंका के साथ कोमा में जाने का भी खतरा हो सकता है। डेंगू के वायरस सीधे न्यूरो कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं। इससे दिमाग की नसों में सूजन हो सकती है। दिमाग पर डेंगू के होने वाले असर को डेंगू एन्सेफेलाइटिस कहा जाता है। हालांकि ऐसे मामलों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके मामले देश भर में बढ़े हैं। फिलहाल तो डेंगू के दिमाग पर होने वाले असर के कारणों पर स्टडी जारी है, लेकिन माना जा रहा है कि इसके वायरस के स्ट्रेन में हो रहे बदलाव के कारण ऐसा हो सकता है। यह भी आशंका जताई जा रही है कि शरीर का ऑटो इम्यून सिस्टम डेंगू के संक्रमण की चपेट में आने के चलते ठीक से काम नहीं कर पाता और इसके चलते डेंगू के वायरस दिमाग पर हमला बोल देते हैं। डेंगू के खतरे वाले स्ट्रेन से प्रभावित होने वाला दिमाग का पहला हिस्सा फ्रंटल लोब होता है। ये वो हिस्सा होता है जिससे व्यक्ति की याददाश्त, सूझबूझ, निर्णय लेने की क्षमता संचालित होती है। दूसरा हिस्सा बेसल गैंग्लिया होता है। यह हिस्सा व्यक्ति के चलने फिरने के लिए जिम्मेदार होता है। डेंगू से प्रभावित होने वाला दिमाग का तीसरा हिस्सा पैराइटल लोब है। इसके प्रभावित होने की स्थिति में मरीज बेहोश हो जाता है। यह हिस्सा हाथ पैर को एनर्जी देता है। डेंगू के मरीजों के दिमाग में खून जमने से ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा बढ़ जाता है। मेडिकल साइंस में स्थिति को डेंगू इंसेफेलोपैथी कहते हैं। अब जबकि मॉनसून के आते ही डेंगू अपने पांव पसारने लगता है, इसलिए मच्छरों से बचें, बॉडी को हाइड्रेट रखें। अगर इसके लक्षण दिखते हैं तो तत्काल डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि डेंगू के खतरे से बचना है तो एहतियात ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुका है। स्वागत करते हैं डॉक्टर नीरज जैन का। एचओडी है न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के केईएम हॉस्पिटल में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जैन आपका। गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं देश के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर प्रतीत समदानी, सीनियर फिजिशियन हैं ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में। डॉक्टर समदानी, गुड इवनिंग सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर जैन, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं। प्राइमरीली हम लोगों ने सुना था कि डेंगू का मतलब फ्लू लाइक सिम्टम्स, बट अब इसकी न्यूरोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस को लेकर एक्सपर्ट्स आगाह कर रहे हैं। क्या वाकई में इतना खतरनाक डेंगू हो सकता है सर? डॉक्टर जैन। नमस्कार दीपक जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। डेंगू का वायरस जो है मेनली 95% लोगों में जो है नॉर्मल फीवर और फ्लू लाइक सिम्टम्स या फिर बॉडी एक यही पैदा करता है, लेकिन लेस देन 5% लोगों में ये न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। बिकॉज डेंगू भी एक न्यूरोट्रॉपिक वायरस है, मतलब उसकी एफिनिटी रहती है ब्रेन के सेल्स के लिए, और इसीलिए ये न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है। वैसे माइनर हेडेक तो सारे डेंगू के मरीजों को हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिक न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जैसे कि एनकेफेलाइटिस, मतलब ब्रेन का डायरेक्ट इन्फिल्ट्रेशन या इन्फेक्शन, या फिर स्पाइनल कॉर्ड का इन्फेक्शन, या फिर पेरिफेरल नर्व का अफेक्शन भी डेंगू में काफ़ी देखा जाता है। हमारे न्यूरोलॉजी प्रैक्टिस में हम रेयरली डेंगू के मरीजों को इन प्रॉब्लम से देखते हैं।
और इसमें अलग अलग तरह के सिम्टम्स पेशेंट को हो सकते हैं, जैसे कि अगर एनकेफेलाइटिस होगा तो पेशेंट जो है अल्टर्ड बिहेवियर या फिर फिट्स जैसे एपिलेप्सी जैसी बीमारियों के साथ प्रेजेंट कर सकता है। यदि उसको पेरिफेरल नर्व्स की प्रॉब्लम है तो वो हाथ पैर में वीकनेस के साथ में आ सकता है। अगर उसको स्पाइनल कॉर्ड में अगर इन्फिल्ट्रेशन है या इन्फेक्शन है डेंगू का, तो वो उसको दोनों हाथ या दोनों पैर में वीकनेस हो सकती है, यूरिन का प्रभाव रोक सकता है। तो इस तरह से हमको वो आइडेंटिफाई करना और फिजिशियन उचित समय पर रिफर करें तो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस को डील किया जा सकता है। देखिए, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि उचित समय पर। अब यहीं पर लोग थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं, सामान्य बुखार और डेंगू में फ़र्क नहीं कर पाते, देर कर देते हैं और इस वजह से कई बार कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो जाते हैं। दर्शकों के लिए डिस्क्लेमर के रूप में, हम डराना नहीं चाहते, हमें कोई पैनिक क्रिएट करना हमारा मकसद नहीं है, सिर्फ जागरूकता के लिहाज से हम ये शो कर रहे हैं। और इसमें बताई गई एक एक जो संदर्भ हम ले रहे हैं वो जानकारों से, एक्सपर्ट से, जो पब्लिक डोमेन में जो आम राय है उनके आधार पर हैं, और साथ ही साथ हम उन पर एनालिसिस भी ले रहे हैं अपने एक्सपर्ट से। डॉक्टर समदानी, कितना इम्पॉर्टेंट है जो डॉक्टर जैन कह रहे हैं कि उचित समय पर इलाज करना ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ी सी लेट अगर करी तो यू नेवर नो कि किस तरह का इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर कर दे आपकी लापरवाही। देखिए, डेंगू इतनी कॉमन बीमारी है और जैसे डॉक्टर जैन कह रहे थे, फॉर्चुनेटली न्यूरोलॉजिकल जो कॉम्प्लिकेशंस है बहुत कम रहते हैं, 0.5 to 1% मैक्सिमम। ये मात्रा में ज़्यादा नंबर हो सकते हैं पर परसेंटेज वाइज बहुत कम है। मैं डेंगू के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। डेंगू एक मस्कीटो से बाइट करने के बाद हुआ जाता है। 4 तरह के जात होते हैं। इस मस्कीटो को एडीज मस्कीटो बोलते हैं। एडीज इजिप्टी, एल्बोपिक्टस, पोलिनेंसिस, कुटेलरिस, ये कॉमन है। आप ये समझिए कि आधा विश्व से ऊपर डेंगू होने के चांस से रह रहा है, और ये न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस रेयर कॉम्प्लिकेशन है, बट इसे जल्द पकड़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी बताया कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं। एनकेफेलोपैथी, इसका मतलब है खाली थोड़ी याददाश्त जाती है, समय और जगह का कुछ होश नहीं रहता। एनकेफेलाइटिस, जहाँ ब्रेन में सूजन आ सकती है, कन्वर्जन या फिट आ सकते हैं। ऐसा भी बताया गया कि आंखों में तकलीफ हो सकती है, रेटाइनल डिटैचमेंट हो सकता है, आंखें की नस फट सकती है, ये भी लिखा गया है और देखे गए हैं। लकवा का चांस है, तो स्ट्रोक का चांस है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्ट्रोक 2 तरह के होते हैं। एक तो इस्कीमिक स्ट्रोक, जहाँ खून कम पहुंचता है, और दूसरा जो हम बोलते हैं हीमोरेजिक स्ट्रोक, जहां नस फट जाती है। तो ये सब यदि कोई लक्षण आए तो बहुत ज़रूरी है कि जल्द से जल्द इसका इलाज किया जाए। दूसरा एक कॉमन चीज़ है जिसे हमें प्रेस कहते हैं, जो सेरेबेलर सिम्टम्स के साथ है, जो एकदम रिवर्सिबल है, लेकिन इसको रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है। जैसे अभी भी बताया, स्पाइनल कॉर्ड में असर हो सकता है। गियाबारी सिंड्रोम, इसका मतलब है कि नीचे से वीकनेस होके ऊपर तक जा सकती है, ये भी ज़रूरी है जानना। स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो ट्रांसवर्स माइलाइटिस, जहाँ नस कट जाती है एक लेवल पे, वो ज़रूरी है। जहाँ बताया गया कि यूरिन बंद हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का स्पेसिफिक इलाज होता है, और जितना जल्द इलाज करे उतनी जल्द चांस और बेटर रिकवरी का चांस रहता है। एब्सोल्युटली, आपने बहुत विस्तार से बताया सर कि कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, क्यों इसके बारे में जानकारी ज़रूरी है। एक चीज़ जो मैं इनफैक्ट 2 डेटा मेरे पास 2 सिटी के हैं डॉक्टर जैन, मैं थोड़ा सा आपका एनालिसिस फिर चाहूँगा। मुंबई में तो जहाँ डॉक्टर समदानी भी हैं, हम भी हैं, वहाँ पर तो बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत अच्छा काम किया है बीएमसी ने। वी मस्ट अप्रिशिएट कि यहाँ पर जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए, उसकी वजह से जून में 70% ड्रॉप आया है डेंगू के केसेस में लास्ट ईयर के मुकाबले, और मलेरिया के केसेस में 30% का डिक्लाइन आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वहीं अगर आप दिल्ली देखेंगे तो वहाँ स्थिति उलट है डॉक्टर जैन। दिल्ली में आप देखेंगे पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा इस बार डेंगू के केसेस नज़र आ रहे हैं। तो क्या इसका जो एजेंसीज हैं उनके प्रिकॉशनरी मेजर के ऊपर डिपेंड करता है सर, या जो जियोग्राफिकल एरियाज हैं, टोपोग्राफी है, ये वहाँ पर इनकी तादाद निर्भर करती है? सर थोड़ा इसका बताएं, ये फैलता किन किन परिस्थितियों में, प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थितियाँ क्या हैं डेंगू के लिए सर? ओके,
सो ये जो एडिस मॉस्किटो है वो डेंगू वायरस को कैरी करता है, और एडिस मॉस्किटो ये जो ग्रो होता है ये हमारे जो पानी के जमा हुआ स्रोत रहते हैं, जहाँ पे बहता हुआ पानी होता है वहाँ पे ये जमा नहीं होते हैं, लेकिन जहाँ पे रुका हुआ पानी होता है जैसे कि अपने घर के आसपास कचरे में, टायर्स के पीसेस में, गमले में, जहाँ पे ये पानी रुका हुआ रहता है वहाँ पे डेंगू वायरस को कैरी करने वाले मॉस्किटोज ग्रो होते हैं और वही इसको स्प्रेड करते हैं। इसीलिए ये कई एरियाज एंडेमिक रहते हैं। एंडेमिक मतलब वहाँ पे रेगुलरली डेंगू के इन्फेक्शंस होते ही रहते हैं। इवन बॉम्बे में भी काफ़ी कॉमन था ये, लेकिन अभी बीएमसी के रोकथाम के प्रयत्न की वजह से इसका इंसिडेंस डेफिनेटली कम देखा जा रहा है। इसीलिए ये जो डेंगू के केसेस होते हैं ये बारिश या बारिश के बाद के सीज़न में काफ़ी कॉमन होते हैं, और जब बहुत पीक पे गर्मी होती है जब ये नेचुरली ये कम हो जाते हैं। दिल्ली में बढ़ने का कारण मोस्टली वही रहेगा बिकॉज जो पेरिफेरल झुग्गी झोपड़ी वाले एरियाज़ हैं या फिर इवन वेल एफ्लुएंट सोसाइटीज़ में भी अगर स्टेल पानी कहीं पे हो जहाँ पे मॉस्किटो पनप सकते हैं, उनकी वजह से ये डेंगू फैलने का चांसेस ज़्यादा रहता है। डॉक्टर समदानी, मैं समझना चाह रहा था आपसे वो लोग कौन है सर जो ज़्यादा वनरेबल हैं, संवेदनशील हैं डेंगू के जो सीवियर केसेस हैं वहाँ तक जाने के लिए सर? जी देखिए 90-95% लोगों को माइल्ड डेंगू या एसिम्प्टोमेटिक डेंगू बोला जाता है, जिनको होके गया होगा, मालूम नहीं पड़ा होगा, एक आध दिन बुखार आया होगा और फिर मिट गया होगा और टेस्ट भी नहीं किया होगा और डेंगू होगा। लेकिन छोटे बच्चे, वृद्ध लोग, जो लोग कोई इम्यूनो कॉम्पिटेंसी से डील कर रहे हैं, इनका मतलब है इनका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, जो स्टीरॉइड्स पे है, कीमोथेरेपी पे है, डायलिसिस पे है, जिन लोगों को कोई तरह का कैंसर है, जिन लोगों को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, गंभीर रूप से कोई भी बीमारी के कारण ज़्यादा बीमार है, ये लोग ज़्यादा रिस्क से है। एक तो ओल्ड एज में इम्यून सिस्टम वैसे ही उम्र के हिसाब से वीक हो जाता है और इनको छोटा सा बुखार आने के बाद भी सिम्टम्स ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा ये भी स्पेक्ट्रम है कि ये लोग जल्दी से नहीं बताते, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है ये ओल्ड है, पहले से ही वृद्ध है, पहले से ही वैसे है। दूसरी बात है छोटों बच्चों को देखा कि कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा हो सकते हैं। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जिन लोगों को डेंगू पहले हो चुकी है या पहले हो गया है और दूसरी बार यदि इन लोगों को डेंगू होता है तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन का चांस बढ़ जाता है। लेकिन मृत्युंजय ये याद रखना जरूरी है, ये वो ही सीरोटाइप से इन्फेक्शन हुआ तो रिस्क बढ़ जाती है। और बहुत सारे सीरोटाइप है, मेनली डेन 1, 2, 3 और 4 और 5वां भी कहा गया है। लेकिन इस कौन सा सीरोटाइप से आप प्रभावित हुए हैं इसके लिए फिलहाल कोई टेस्ट नहीं है। तो यदि दूसरी बार डेंगू हुआ है और वही सीरोटाइप से हुआ है तो चांस ज्यादा है कि आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। देखिए ये जानकारी इसलिए ज़रूरी है ताकि आप एहतियातन उपाय बरत पाएं, उनको हल्के में ना लें। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न एक आ जाता है डॉक्टर जैन कि कब ये माना जाए कि डेंगू हो सकता है या डेंगू हो सकता है, क्योंकि कई लोग, जैसे हम शुरुआत में भी बात कर रहे थे, कि लक्षण सामान्य फ्लू के जैसे ही होते हैं। तो कब ये समझ लें कि अब हो सकता है कि डेंगू हो, तो इसलिए तुरंत जांच करवाई जाए? डेंगू के लक्षण जो है कोई भी कॉमन बीमारी को मिमिक कर सकते हैं, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, यूरिन इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन। तो हमको सिम्टम्स जो हैं, कोई भी फीवर किसी भी तरह का यदि कुछ दिन तक परसिस्ट करे और उसमें काफ़ी ज़्यादा बॉडी एक या हेडेक रहे, तो हमको उस डायरेक्शन में सोचना ज़रूरी है और एमडी फिजिशियन के पास इन्वेस्टिगेशंस करना चाहिए। बिकॉज सिर्फ सिम्टम्स से डेंगू हो गया ये कहना थोड़ा मुश्किल होता है। हम सब सस्पेक्ट करते हैं तो हमको उसको प्रूव करना चाहिए। कुछ टेस्ट अवेलेबल है हमारे कमर्शियली, जिसकी वजह से हम अर्ली स्टेज और लेट स्टेज दोनों में डेंगू हुआ है या नहीं वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद हम कंफर्म कर सकते हैं कि डेंगू है। अदरवाइज सिर्फ सिम्टम्स के आधार पे ये कहना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज बाकी भी इन्फेक्शंस, बाकी वायरल इन्फेक्शंस या फ्लू लाइक इलनेस भी डेंगू को मिमिक कर सकती है। ये ज़रूर है कि डेंगू में थोड़ा बॉडी एक और हेडेक का प्रमाण बाकी वायरल इन्फेक्शंस या मलेरिया के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन कोई पर्टिकुलर सिम्टम्स कई बीमारियों में सेम हो सकता है। इसलिए हमको
जब भी कोई फीवर रहे तो प्रॉपर फिजिशियन के पास जाके उसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो आपको जब भी लक्षण नजर आए तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूर आए। अब एक सवाल ये भी आता है डॉक्टर समदानी कि क्या कोई वैक्सीन उपलब्ध है डेंगू के लिए? नहीं है, क्योंकि हर साल आने वाली ये बीमारी है, किसी को भी हो सकती है। वैक्सीन के बारे में हमने सुना था कि शायद बच्चों के लिए अवेलेबल हो जाएगी, कमर्शियली भी कहा जा रहा है कि 2025-26 तक आ जाएगी। वैक्सीन का कुछ स्टेटस अगर आपके पास इस बारे में कोई जानकारी हो सर। देखिए, वैक्सीन का स्टेटस ये है कि फेज 3 ट्रायल्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और हर पूरी दुनिया में जैसे मैं आपको स्ट्रेन के बारे में बता रहा था, हर स्ट्रेन के लिए अलग वैक्सीन या ज़्यादा प्रभावित वैक्सीन मिलेंगे। ऐसा बोला जा रहा है 2025 और 26 तक डेंगू के लिए वैक्सीन आ जाएगा और जब ये आएगा ये नक्की रूप से पूरी दुनिया को बहुत ही इंपॉर्टेंट वैक्सीन रहेगा, क्योंकि डेंगू इंडिया में नहीं, जैसे मैंने बताया आधी दुनिया में बहुत कॉमन है। स्पेशली जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीनों में इंडिया में जब मानसून ढल जाता है या कम हो जाता है, इस वक्त कमर्शियली अवेलेबल वैक्सीन इंडिया में नहीं है। एब्सोल्युटली। और इसकी देखिए पूरी डिमांड में, पूरी दुनिया में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है। हाल ही में हमने देखा कि ब्राज़ील में रिकॉर्ड डेंगू के मामले सामने आए थे और वहाँ पर लगातार वैक्सीनेशन कैंपेन भी चल रहा है। साथ ही साथ वैक्सीन शॉर्टेज उसकी कमी होने की वजह से और दूसरा जो सैनिटेशन प्रॉब्लम की वजह से बताया जा रहा है कि ब्राज़ील में इस बार बहुत भयावह रूप से डेंगू का हमने प्रकोप देखा। ऐसी स्थिति भारत में ना आए, इसलिए एहतियातन कदम हर तरफ उठाने पड़ेंगे, आम इंसान को भी और सरकारी तंत्र जहाँ पर वैक्सीन वगैरह या इसमें एडवांस रिसर्चेस जो हो रही हैं उनमें। अब वापस आते हैं अपने मूल प्रश्न की ओर डॉक्टर जैन, और न्यूरोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस पे थोड़ा सा हमें बताइए सर। एक सामान्य बुखार वाला व्यक्ति या डेंगू से प्रभावित व्यक्ति कब ये समझ जाना चाहिए कि डेंगू अब अपनी हदें पार कर अब न्यूरोलॉजिकल स्पेस में उतर चुका है और वहाँ पर डेंजर जोन? कोई ऐसे खतरे होते हैं सर जहाँ पर हमें ये लगे कि अब खतरा बढ़ चुका है? ओके, सो नॉर्मल डेंगू के मरीजों को यूजुअली फीवर और बॉडी एक और हेडेक तो रहता है, लेकिन यदि उसमें कुछ अनयूजुअल मैनिफेस्टेशंस या सिम्टम्स ऐड हो जाएं, जैसे कि दिखना बंद हो जाए या फिर चेहरे पे कुछ तिरछापन या बोलने में तकलीफ या एक हाथ पैर में सुन्नपना या दोनों हाथ उठना नहीं उठा पाए या नीचे बैठ के खड़े होने में समस्या होने लगे, तो इस तरह के कोई भी सिम्टम्स यदि अनयूजुअल जो कि सिर्फ फीवर और बॉडी एक से एक्सप्लेन नहीं हो सकते हैं, उस केस में हमको इमीडिएटली सतर्क होकर फिजिशियन को वो रिपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो उसका प्रॉपरली क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके डिटरमाइन कर पाइए कि किस न्यूरो एक्सिस के किस पार्ट से ये रिलेटेड है और उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब प्लेटलेट्स डेंगू में काफ़ी कम हो जाते हैं, जब एक ब्रेन हेमरेज या कहीं पे भी हेमरेज होने का चांस रहता है, तो उस केस में यदि सीवियर हेडेक सडनली पहले से बेसलाइन हेडेक है वो सडनली सीवियर हेडेक हो जाए या फिर कोई फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट मतलब एक भाग में कोई डेफिसिट आ जाए, तो इमीडिएटली हम उसको प्रॉपरली न्यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस करते हैं और उस पर्टिकुलर मरीज को आईसीयू में मैनेज करना ज़रूरी हो जाता है। ऑलराइट सर, ये बहुत पेरिफेरल न्यूरोमस्कुलर मैनिफेस्टेशंस जो होते हैं, जी सर, हाँ यस सर, जो पेरिफेरल न्यूरोमस्कुलर मैनिफेस्टेशंस होते हैं उस, यस सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ बोलिए। जो पेरिफेरल न्यूरोमस्कुलर मैनिफेस्टेशंस होते हैं, जैसे कि डॉक्टर समदानी ने बताया कि GBS, जिसमें कि हमारी जो नर्व्स होती है उसका आवरण डैमेज हो जाता है, या फिर मसल्स को भी डेंगू अफेक्ट कर सकता है, उसमें हमारे जो टेस्ट का डायरेक्शन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट करके हम वो प्रूव करते हैं, और किसी पेशेंट में जब वो बहुत सीवियर होते हैं तो स्टेरॉइड्स या फिर IVIG नाम की दवाइयाँ रेयरली यूज़ की जाती हैं। पर बात ध्यान में रखना ये ज़रूरी है कि न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस का परसेंटेज जो है वो बहुत कम होता है, और इससे ये जान के घबराने की बात नहीं है, लेकिन यदि ऐसे कुछ सिम्टम्स पेशेंट ने ऑब्जर्व किए तो डेफिनेटली वो अपने फिजिशियन को बताए, सो दैट उनका प्रॉपर डायरेक्शन में इलाज हो सके। ऑल राइट सर, आखिर में डॉक्टर समदानी, क्योंकि अब लगातार जो है अर्बनाइजेशन तो अपने चरम पर है, हाई राइज बिल्डिंग अब पहले सिर्फ मुंबई दिल्ली में ही देखी जाती थी, लेकिन अब तो अपेक्षाकृत ज़्यादा ऊंची इमारतें हम छोटे शहरों में भी देख रहे हैं, और वहाँ पर लोग थोड़ा सा इस स्थिति में रहते हैं कि साहब
इतनी ऊंचाई पर मच्छर कैसे आएगा, तो वहाँ पर थोड़ा लेट बैक से रहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे सर? जो हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं उनको लापरवाही नहीं बरतनी है सर? जिस तरह से घर को साफ रखते हैं उसी तरह से बिल्डिंग को साफ रखिए, उसी तरह से शहर को साफ रखिए और उससे बेहतर देश को साफ रखिए। यदि ये कर सके तो डेंगू के मस्कीटो के आने की संभावना बहुत कम होगी। तो खाली घर साफ नहीं रखना चाहिए, अपने आजू बाजू वाली चीज़ों और जगह को भी साफ रखनी चाहिए। मृत्युंजय, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ इस वक्त, ये जो डेंगू को लेके प्लेटलेट का नोशन है, ये मैं आपके चैनल से बोलना चाहता हूँ लोगों को। प्लेटलेट हर डेंगू में गिरता है, लोग बाग प्लेटलेट से बहुत घबरा जाते हैं कि प्लेटलेट गिर गया, कॉम्प्लिकेशन हो गया। मैं एक डेंगू कंसोर्टियम, ग्लोबल कंसोर्टियम का मेंबर हूँ और हम 10 साल से लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि हीमोग्लोबिन बढ़ा, वो एक ज़्यादा डेंजर साइन है केवल प्लेटलेट घटने से। तो प्लेटलेट घटने से रिस्क ज़रूर होती है, लेकिन हीमोग्लोबिन बढ़ने से खाली न्यूरोलॉजिकल नहीं, बट डेंगू शॉक सिंड्रोम, डेंगू कैपिलरी लीक, ये ज़्यादा चांस हो सकता है। तो हीमोग्लोबिन पे ज़्यादा ध्यान रखें। आपने सर बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी जाते जाते। हालांकि मैं आपसे प्लेटलेट के संबंध में सब सवाल नहीं पूछ पाया था, मैं आज थोड़ा सा फोकस रखना चाहता था न्यूरोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस पे, लेकिन थैंक यू सो मच इसको समाहित करने के लिए शो के दौरान, क्योंकि वाकई में लोग पैनिक में आ जाते हैं, प्लेटलेट गिरने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है और उसमें फिर कई तरह के दूसरी चीज़ें भी सक्रिय हो जाती हैं। एक तो पूरा प्लेटलेट गिरोह ही चल रहा है सोशल मीडिया पे, तो ये बहुत ज़रूरी था जागरूकता के लिए जो डॉक्टर समदानी ने बताया। और ओवरऑल डॉक्टर जैन, डॉक्टर समदानी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट्स आपसे मिले इस बीमारी के बारे में और उससे बचने के उपायों के बारे में। आपकी खबर, आपका फ़ायदा में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।